हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं अब अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करवाऊंगा। आप लोगों से मैंने सहमत भी ली थी। आप सभी लोगों ने कहा था कि सर अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करवाइए, तो आज मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं सन 2018 में पूछे गए जो पेपर्स हैं उसका पहला सेट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ये 2018 में पूछा गया पेपर है, सेट 1 है और इसका जो कोड है ये है BQBX। ये अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर मेरे पास है और उसी से मैं 2018 का ये सेट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि जो पेपर होता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए मैंने अलग से यूपी बोर्ड सीरीज़ शुरू की है। उसमें इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज का एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ये सब मैं करवाऊँगा। तो वो तो मैं यूपी बोर्ड सीरीज़ के वीडियो में करवा दूँगा। ये जो अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। यानी कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करवाऊँगा। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया होता है वो नरेशन का होता है। तो इसमें ये 2 नरेशन मतलब ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यही नरेशन है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है। तो इसमें जो पहला सेंटेंस दिया है, देखिए, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे पहले चीज़ जानना ज़रूरी है वो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ये सेंटेंस दिया होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि ये किस टेंस का है और कैसा सेंटेंस है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है। अब देखिए, इसकी स्टार्टिंग प्रोनाउन से है, आई से है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ हो और शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है तो होता है असर्टिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है। जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव होता है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच दिया है तो इसमें ये जो सेड टू दिया होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको टोल्ड में, टेल में और टेल्स में बदला जाता है जब ये ऑब्जेक्ट दिया होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है आई सेड टू हिम। सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है और जब ये ऑब्जेक्ट आया है तो यहाँ पर सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम। क्योंकि ये जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर जो हम कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई टोल्ड हिम दैट। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसमें 3 तरह की चेंजिंग करनी होती है। पहली चीज़ प्रोनाउन को चेंज करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो टेंस होता है टेंस को चेंज करते हैं और इसके बाद जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं उनको डिस्टेंस वाले वर्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आई आ गया। आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हमको चेंज करना होता है। आप सभी लोग जानते हैं इसका एक तरीका होता है, ये ध्यान रखेंगे, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें नो चेंजिंग, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब आई है, सभी लोग जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, मतलब आई को आई के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी आई है, यहाँ पर आई है तो इसको हम क्या करेंगे, आई ही रखेंगे। तो यहाँ पर आई हो जाएगा। फिर विल आया है, विल को हम वुड में चेंज करते हैं तो आई वुड हो जाएगा। नॉट ही रहेगा,
बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देयर है, हेयर होता तो हेयर को देयर में करते हैं, लेकिन देयर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। टुमारो है, ये नियरनेस वर्ड है, इसको डिस्टेंस वाले वर्ड में चेंज करना है, तो टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द नेक्स्ट डे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर आई होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस दिया है, हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर प्रेम इज। वही काम यहाँ भी करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, और ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, इनको फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं, यानी कि जिनका आंसर अगर क्वेश्चन किया जाए तो उनका आंसर यस या नो में आए, तो इसको यस नो टाइप भी बोलते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप का है। और जब फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है तो जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड लगता है वो इफ़ लगता है। अगर ये सेकेंड टाइप का हो, मतलब किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो जो कनेक्टिव वर्ड हम लगाएंगे वही क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हो जाती है आस्क्ड। तो क्या होगा, हर फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड किस वर्ड से जोड़ेंगे, इफ़ लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड इफ़। अब क्या करना है, इफ़ के बाद ये जो सेंटेंस है इसको हम बना देते हैं असर्टिव। अभी तो इंट्रोगेटिव है, अब हम इसको बनाएंगे असर्टिव। तो असर्टिव बनाने का मतलब क्या है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, पहले हम यू रखेंगे। अब यू प्रोनाउन है, किस प्रकार का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यू को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब मी के अनुसार। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, मी का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब टेंस को चेंज करेंगे, डू यू नो प्रेजेंट डेफिनिट, और इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब असर्टिव हम बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, तो क्या होता है, वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो आई न्यू हो जाएगा, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। अब वेयर को वेयर ही रखेंगे, प्रेम प्रेम हो जाएगा। अब इसको चेंज कर देना है तो इस क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया है। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदलेंगे। क्या हो जाएगा, हर फादर आस्क्ड मी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इफ़ लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमको ये सेंटेंस असर्टिव बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। इंट्रोगेटिव होता है लेकिन कनेक्टिव वर्ड लगाने के बाद हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। तो असर्टिव बनाने का तरीका, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वो बनेगा आई। प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, और जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, न्यू हो जाएगा। वेयर, यहाँ पर वेयर क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ पर ये क्या है, देखो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, तो यहाँ वेयर ही रखेंगे। फिर प्रेम प्रेम हो गया, इज को हम चेंज कर देंगे किसमें, वाज में। तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, या फिर नहीं तो अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब इस वीडियो से या यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई क्वेरी है तो उन क्वेरीज़ को कमेंट में दीजिए, मैं अगले वीडियो में उनको सॉल्व करवाऊँगा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है,
सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। इसमें सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको कंबाइन करना होता है, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होता है या फिर कॉम्प्लेक्स में या फिर कंपाउंड में। तो ये जो पहला दिया है, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क देन दे लेफ्ट फॉर होम। मतलब दो सेंटेंसेस दिए होते हैं दो पार्ट में, और उसमें एक को आपको जैसा कि उसमें दिया गया होता है कि सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में, वैसे कंबाइन करना होता है। तो ये पहला दिया है द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, फिर है देन दे लेफ्ट फॉर होम, और इसको सिंपल में कंबाइन करना है। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को सिंपल में कंबाइन करना है। तो पहले यार समझते हैं क्या लिखा है। द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, वर्कर्स ने अपने कार्य को समाप्त किया। देन दे लेफ्ट फॉर होम, और उसके बाद वे घर चले गए। तो इसको सिंपल में कंबाइन करना है। तो ज़रा आप सोचिए कि इसमें कौन सा हम रूल अपना सकते हैं, क्योंकि सिंपल बनाने के कई रूल होते हैं। अब यहाँ पर बात समझिए, सब्जेक्ट क्या है, द वर्कर्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे हैं। तो दोनों जो सेंटेंसेस दिए हैं, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हैं, सेम है। यहाँ पर कार्य किसने समाप्त किया, वर्कर्स ने, और घर कौन चले गए, वर्कर्स ही चले गए। तो ये क्या है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। अब दोनों सेंटेंस में रिलेशन देखिए, ये कार्य हुआ तभी वो वाला हुआ, मतलब वर्कर्स ने अपने कार्य को समाप्त किया तभी घर गए, नहीं किया होता नहीं जाते। मतलब इसमें क्या है, एडिंग कंडीशन है। एक कार्य हुआ तभी दूसरा हुआ, दूसरा क्यों हुआ, क्योंकि पहला वाला हुआ। तो जब इस तरह का संबंध हो तो वहाँ पर हम किस रूल को फॉलो करते हैं, उसमें हम पार्टिसिपल रूल को फॉलो करते हैं। मतलब बाय यूजिंग पार्टिसिपल रूल को अपनाएंगे और इनको हम कंबाइन कर देंगे। तो देखिए पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल अपनाइए, क्योंकि कार्य समाप्त किया, घर गए, तो दोनों कार्यों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग है। ये नहीं कि जैसे कार्य समाप्त किया वैसे ही उसी क्षण उसी सेकंड निकल लिए। कार्य समाप्त किया, कुछ रखा होगा, मटेरियल्स इधर उधर किया होगा, फिर निकले होंगे। मतलब जब दोनों इस कार्य के बीच में थोड़ी सी भी गैपिंग हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और गैपिंग ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का फार्मूला क्या है कि जो सेंटेंस पहले दिया है, जो कार्य पहले हुआ है, उसकी वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हैविंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैविंग लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड, ये करेंगे। फिर देयर वर्क, कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, जब तक कि दूसरा सेंटेंस ना मिल जाए। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आगे बढ़ते जाइए, कब तक, जब तक कि दूसरा सेंटेंस ना मिल जाए। और जब दूसरा सेंटेंस मिल जाए वहाँ पर तुरंत कॉमा लगाइए, फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। तो सब्जेक्ट दे है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वर्कर्स है, यहाँ पर दे है। जब एक जगह नाउन दिया हो, एक जगह प्रोनाउन दिया हो, तो हम क्या करते हैं, नाउन को यूज़ करते हैं। और जब दोनों जगह प्रोनाउन दिया हो तब तो वही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द वर्कर्स, फिर क्या होगा, लेफ्ट फॉर होम। इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस जो है, तो अगला सेंटेंस क्या करना है, इसको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। इसको भी सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करना है। तो क्या है, इट वाज अ फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। मतलब एक अच्छा दिन था, हम लोगों ने क्या किया कि पिकनिक जाने का फैसला किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, यानी कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब देखो, फाइन डे, अच्छा दिन था, हम लोगों ने जाने का फैसला किया, मतलब ये था तभी ये, इस तरह की कंडीशन। उसमें क्या था कि एडिंग कंडीशन थी, सब्जेक्ट भी सेम थे। यहाँ पर एडिंग कंडीशन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट हैं। और जब सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब इसको हम सिंपल कंबाइन करेंगे, कैसे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल्स को फॉलो करके। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल क्या होता है, देखिए पहला जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ बी वर्ब दी है, बी वर्ब दी हुई है, मतलब मेन वर्ब नहीं दी है।
तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्य पहले ये सेंटेंस पहले दिया है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इट लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग लिखेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अ फाइन डे, इट बीइंग अ फाइन डे। अब कॉमा लगाएंगे और जो अगला सेंटेंस है उसको वैसे ही लिख देंगे। वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। इस तरीके से ये सेंटेंस भी कंबाइन हो गया। मतलब क्या है कि ये इसका जो सब्जेक्ट है पहले हम लिखेंगे इज एम आर वाज वेयर दिया होगा, बीइंग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब नहीं है तो आगे जो भी है वो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे। तो ये कंबाइन हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला भी हो गया है सिंथेसिस। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि 2 सेंटेंस दिए हैं और दोनों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब ये जो सेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो इसमें दोनों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला सेंटेंस है हिज बिहेवियर वेक्सेज मी समटाइम्स। वेक्सेज मतलब होता है परेशान कर देना, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो कभी कभी मुझे परेशान कर देता है। अब इसमें करना है तो पैसिव वॉइस सभी लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब इसमें मेन चीज़ है हमको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसका टेंस देखिए, वेक्सेज आए, वेक्स यस लगा, वेक्सेज मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस हम लगाते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस सेंटेंस है। और प्रेजेंट डेफिनिट का जो सेंटेंस होता है जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सभी बच्चे बताएं उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सोचो और बोलो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस होता है और उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम एज, आई एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। अब आई के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, आई एम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी वेक्स्ड, आई एम वेक्स्ड, आई एम वेक्स्ड। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस में बाई लगाया जाता है, कुछ में एट लगाया जाता है, कुछ में टू लगाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, जो वेक्स है इसके साथ में एट का यूज़ किया जाता है, बाई का यूज हम नहीं करते हैं, इसके साथ में एट का यूज़ करते हैं। तो आई एम वेक्स्ड एट। अब यहाँ पर मी है तो यहीं पे उठा के हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा एट हिज बिहेवियर, बिहेवियर। अब जो बचा हुआ है समटाइम्स इसको लिख देंगे यहीं पर समटाइम्स। कभी क्या होता है कि बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ड दिए हैं इनको हम कहाँ पर रखें। सबसे अच्छा तरीका जहाँ से हम ऑब्जेक्ट उठाएं और वहीं पे हम अगला ऑब्जेक्ट रख दें। यहाँ पर मैंने मी उठाया, आई बनाया, तो मी के स्थान पे हमको हिज बिहेवियर रख देना है। तो ये सेंटेंस हो गया आई एम वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर समटाइम्स। ये ध्यान रखेंगे, वेक्स जो है इसके साथ में हम एट का यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है समन द फायर ब्रिगेड। समन मतलब द बुलाना, फायर ब्रिगेड जो होती है, जो आग बुझाने वाली पुलिस होती है, उसको कहा जाता है। तो कहा गया है फायर ब्रिगेड को बुलाइए। अब पहले टेंस कैसा है ये पहचानेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ है। फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, कौन, तुम बुलाइए। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यानी कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा हो और बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम ऐसे पैसिव वॉइस बना देते हैं। अब इसी को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है
द फायर ब्रिगेड, लेट द फायर ब्रिगेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले बी लगाएंगे तो लेट द फायर ब्रिगेड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुमन है तो सुमंड हो जाएगा, SUMMONED, ऐसे बन जाएगा, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। अब इसका एक और तरीका है, जब ऐसा सेंटेंस दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करें, ऑब्जेक्ट लिख दें तो क्या हो जाएगा, द फायर ब्रिगेड, उसके बाद हम लगा दे शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सुमंड। ये दो तरीके हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे ये वाला तरीका ध्यान रखिए, सबसे अच्छा है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक दूसरा तरीका भी है, इसमें हम क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट लिखें, फिर शुड लगाएं, फिर बी लिखें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इसी का डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसमें सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें आपको 2 करने होते हैं, लेकिन इस अनसॉल्व में 6 दिए हैं, आप सभी देख लीजिए, और उसमें से 2 करेक्ट करने होते हैं। तो देखें, पहला सेंटेंस दिया है, इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। सेंटेंस आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। कंडीशनल सेंटेंस है, तो एक क्लास ये हो गई और दूसरी क्लास ये हो गई, तो यहाँ पर तो कॉमा लगेगा। अब यहाँ पर मिस्टेक ये है कि जो वर्ड दिया है, अब समझ लीजिए, इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी, अलमाइटी यहाँ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए है। यदि आप सर्वशक्तिमान में विश्वास रखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, आपके लिए अच्छाई में बदल जाएंगी। तो यहाँ पर बात समझें, अलमाइटी जो वर्ड है, गॉड अगर यूज़ किया जा रहा है तो गॉड वर्ड के साथ हम दा नहीं लगाते हैं, लेकिन अलमाइटी जो वर्ड है इसके साथ दा लगाया जाता है, तो यहाँ पर दा का यूज़ होगा। अब सेंटेंस सही है, इफ़ यू हैव फेथ इन द अलमाइटी, अब ये सही हुआ, गॉड के साथ नहीं लगता है, लेकिन अलमाइटी के साथ दा का यूज़ किया जाता है। अगला है, माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे, मेरे पिताजी आज खराब मूड में। तो यहाँ पर बैड मूड, तो बैड से पहले ए का यूज़ होगा, माई फादर इज़ इन अ बैड मूड टुडे। अगला सेंटेंस है, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज, मतलब क्या है कि उसको चार्ज से सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। एक्विटेड मतलब होता है मुक्त करना। अब किसी चीज़ से जब मुक्त किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन का ये सेंटेंस है, एक्विटेड के बाद हमेशा आब का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। एक्विटेड फ्रॉम नहीं होगा, एक्विटेड ऑफ द चार्ज, एक्विटेड के साथ हमेशा आप का यूज़ किया जाता है। फिर है, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण के लिए होता है, मतलब वो जो इमरजेंसी हेल्प पेशेंट ने प्राप्त की, उसको अगर नहीं मिलती तो वो मर गया होता, लेकिन बिकॉज ऑफ का यूज़ यहाँ पर रॉन्ग है, के कारण नहीं मर गया होता। यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि उस इमरजेंसी हेल्प के कारण जो उसने रिसीव की उसके लिए वो मर गया होता, नहीं, इस इमरजेंसी के बिना, मतलब उसको जो ये इमरजेंसी हेल्प दी गई, अगर ये उसको नहीं मिलती तो मर गया होता। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम लिख दें बट फॉर द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड, और या फिर हम बिकॉज आप के स्थान पर क्या लिख दें, विदाउट। ध्यान से देखें बच्चों, या तो हम विदाउट लिख दें बिकॉज आपको रिमूव करके, या फिर बिकॉज आपको रिमूव करके हम बट फॉर लिख दें, दोनों कर सकते हैं, कोई एक कर सकते हैं। अगला है, द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स दैन प्राइड। पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, एल्स पे दाजी, एल्स कहीं पर भी एल्स दिया है तो एल्स के बाद बट ही आएगा। यहाँ पर एल्स के बाद दैन दिया है, नहीं, एल्स के बाद बट ही आता है, तो एल्स बट प्राइड हो जाएगा।
एल्स कहीं दिख जाए तो एल्स के बाद बट आएगा, देन नहीं आएगा। अगला है 2, शी वाज सिक बट शी वेंट टू वर्क। यद्यप वह बीमार थी लेकिन वह कार्य पर गई। ध्यान रखिए बच्चों, दो दिया हो या आल्दो दिया हो, अगर दो दिया है या आल्दो दिया है तो उसके साथ में हम बट का यूज़ कभी भी नहीं करते। दो आल्दो के साथ बट का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो यहाँ पर हम एट का यूज़ कर दें और या फिर एट का यूज़ ना करें तो यहाँ पर सिर्फ हम कॉमा लगा दें। क्या बनेगा? 2 शी वाज सिक, कॉमा लगाएंगे, शी वेंट टू वर्क, या फिर 2 शी वाज सिक, कॉमा नहीं लगेगा, येट शी वेंट टू वर्क, येट लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे, येट नहीं लगाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन दो या आल्दो के साथ कभी भी बट का यूज़ नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये अनसॉल्व्ड है, इसमें क्या लिखा है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। तो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं, इनमें से कोई 3 आपको उनकी मीनिंग लिखनी होती है, फिर उसको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी 2 या 3 करने होते 3 फंस जाते हैं जो आपने पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत कठिन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे इसमें देखिए पहला दिया है टू एक्ट अपान, तो टू एक्ट अपान का मतलब होता है वर्क एट सजेशन। वर्क एट सजेशन मतलब किसी के सजेशन के अनुसार कार्य करना, किसी के सजेशन के अनुसार कार्य करना। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो इस चीज़ को चाहे हम इंग्लिश में लिखें किसी के सलाह के अनुसार कार्य करना, या हम ऐसे लिख दें वर्क एट सजेशन, लेकिन सेंटेंस में यूज़ करना है वो भी इंग्लिश में यूज़ करना है। आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसमें नंबर मिलने वाले हैं नहीं, सिर्फ इतना लिख देने से नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो यूज़ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप हिंदी में कोई सेंटेंस सोच लीजिए आसान सा, फिर उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। अब ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि हमको अपने टीचर्स के सजेशन के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमको अपने टीचर्स के सजेशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हम देखो यूज़ कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, वी शुड, अब ये फ्रेज यूज़ करेंगे, वी शुड एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन आवर टीचर्स, ये सेंटेंस यूज़ हो गया। हमें अपने टीचर्स के सजेशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर है गो बाय द बुक, गो बाय द बुक, इसका मतलब होता है फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, मतलब फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, जो नियम है उन्हीं को फॉलो करना, बिल्कुल उसी तरीके से नियम को फॉलो करना। या इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं टू फॉलो द रिटन रूल्स, जो रिटन रूल्स हैं, लिखित नियम हैं, उन्हीं के अनुसार फॉलो करना। अब इसको देखिए मैं अच्छा तरीका बताता हूँ, कोई भी इडियम से फ्रेजेस उसको अपने पर यूज़ करिए, अपने पर यूज़ किए। देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, आई ऑलवेज गो बाय द बुक एट माई जॉब, एट माई जॉब, मैं अपनी जॉब के सारे नियमों को एग्जैक्ट फॉलो करता हूँ। आई ऑलवेज गो बाय द बुक एट माई जॉब। अगला है गो आउट ऑफ वंस वे, इसका मतलब होता है मेक इफर्ट, मेक इफर्ट, प्रयास करना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मेक एक्स्ट्रा इफर्ट, अतिरिक्त प्रयास करना। अब देखिए अपने पर यूज़ किए, मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए आई रियली गो आउट अब यहाँ पर वंस लिखा है, लेकिन आप लोगों को वंस नहीं लिखना, ये गलती कर देते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई लिख रहे हैं तो वन के स्थान पर हम माई लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं तो वन के स्थान पर हिज लिखेंगे, सब्जेक्ट यू लिख रहे हैं तो वन के स्थान पर योर लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आई सब्जेक्ट बनाऊँ, आई रियली गो आउट ऑफ माई वे, माई वे टू मेक द स्टूडेंट्स हैप्पी, आई रियली गो आउट ऑफ माई वे टू मेक द स्टूडेंट्स हैप्पी, मैं वास्तव में अपने विद्यार्थियों को
प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करता हूँ। फिर है कम वाट में, इसका मतलब है कुछ भी हो जाए, वाट एवर हैपन, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये वाट एवर हैपन्स। अब देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं, कम वाट में, कुछ भी हो जाए, आई विल ट्राई टू गेट फर्स्ट रैंक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब कम वाट में कुछ भी हो जाए, मैं बोर्ड एग्जाम में पहली रैंक पाने का अवश्य प्रयास करूंगा। ये अगला है बाय स्टेक इन, तो इसका मतलब होता है हैव अ शेयर, हैव अ शेयर, हैव बाय स्टेक इन, हैव अ शेयर मतलब हिस्सा होना। तो देखिए आई हैव आई स्टेक, आई हैव अ 50%, ऐसे कर दिया, आई हैव अ 50% स्टेक इन दिस फर्म, इन दिस फर्म मतलब क्या होगा, मेरा इस फर्म में 50% हिस्सा है। तो क्या है, आई हैव अ 50% स्टेक इन दिस फर्म। तो इस तरीके से ये इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ किए जाएंगे। पहले उसकी मीनिंग क्लियर करिए, फिर इंग्लिश में यूज़ करिए। आप जब इतना करेंगे तब एक का एक नंबर मिलेगा और आपको 3 करने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ये जो भी होता है ये क्या है, एंटोनिम्स, मतलब कुछ 3 वर्ड्स दिए होते हैं और उनका एंटोनिम्स लिखना होता है। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पर ये फ्री दिया है, फ्री का एंटोनिम्स लिखना है। तो फ्री मतलब होता है स्वतंत्र, तो इसका देखिए क्या हो सकता है, स्लेव भी हो सकता है, स्लेव कर दीजिए, और नहीं स्लेव तो कन्फाइन भी हो जाएगा, मतलब इस फ्री का एंटोनिम्स स्लेव भी हो सकता है, कन्फाइन भी हो सकता है और अनफ्री भी होता है, अनफ्री भी होता है। तो इसमें से कोई एक वर्ड आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर अगला दिया है माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है सौम्य, कोमल, मृदु। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा ये होगा इंटेंस, इंटेंस, इस माइल्ड का होगा इंटेंस। अगला जो दिया है फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है, तो इसका होगा राइज, उठना, इसका एंटोनिम्स होगा राइज। अब इसी का जो अगला पार्ट होता है वो सिनोनिम्स का होता है। इसमें भी 3 वर्ड्स दिए होते हैं और तीनों के एक एक सिनोनिम्स लिखना होता है। अब जैसे ये पहला दिया है डिलेमा, डिलेमा मतलब होता है दुविधा, संकट की स्थिति। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो हो जाएगा डाउट, इस डिलेमा का हो जाएगा डाउट। फिर दिया है म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब होता है परस्पर, आपसी। तो इसका जो हो जाएगा होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर एक क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है चतुर, तो क्लेवर का आप कनिंग लिख सकते हैं, वाइज भी कर सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इस तरीके से ये सिनोनिम्स हो गया है। अब इसका जो अगला पार्ट है ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का होता है। इसमें क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 3 सेंटेंसेस दिए होते हैं और उनका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना होता है। तो पहला इसमें दिया है अलावेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलावेंस मतलब होता है भत्ता, मतलब एक पत्नी का अपने पति से अलग हो जाने पर पत्नी को जो भत्ता मिलता है उसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है। मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं और जब वाइफ हस्बैंड से अलग हो जाती है या हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड के द्वारा वाइफ को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है उसका 1 वर्ड है। तो इसका देखिए जो होता है एलिमनी, एलिमनी होता है। अब इसको याद करने का तरीका समझिए। मान लीजिए एक लड़का है, हस्बैंड है, उस हस्बैंड का नाम है अली,
और उसकी पत्नी का नाम है मोनी। मतलब ध्यान से समझेंगे, अली हस्बैंड, मोनी वाइफ। अली मोनी से अलग हो गया तो अली को मोनी को जो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तो उसको हम दोनों को जोड़ देंगे अलिमनी। उसको हम क्या बोलेंगे? अलिमनी। इस प्रकार ये ध्यान रखेंगे। अगला है वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों का ग्रेट लवर होता है, पुस्तक प्रेमी जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल बहुत पूछा जाता है, तो ये बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। अगला है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट अहमवादी, स्वार्थी, इगोइस्ट। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब इसमें जो अगला पार्ट है वो है होमोफोन्स का। मतलब 2 वर्ड्स दिए होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है, उनकी मीनिंग लिख करके उसको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो इस वाले सेट में दिया है, एक दिया है कैलेंडर और एक कैलेंडर। तो इस कैलेंडर को पंचांग बोलते हैं, वही कैलेंडर। और ये एक मशीन है कैलेंडर। कैलेंडर एक मशीन है, ऐसी मशीन है कि जैसे कपड़े हैं, प्लास्टिक है, पेपर है, तो 2 रोलर टाइप के होते हैं, उनके बीच में उस पेपर को गुजारा जाता है, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो ऐसी मशीन होती है कैलेंडर। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट लैमिनेशन कराते हैं तो उसमें एक मशीन होती है, उसके अंदर से पेपर को डाला जाता है और उस पेपर में क्या होता है, एक रोलर ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है, वो ऐसे ऐसे घुमा करता है, उसके नीचे से वो पेपर जाता है। तो ये मशीन, इस तरह की मशीन होती है, उसको बोलते हैं कैलेंडर। अब देखो यूज़ करना है, जैसे ये कैलेंडर है, बहुत सारा अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने कैलेंडर खरीदा, ये देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, according to calendar, my birthday falls on Friday this year। इस तरह से सेंटेंस यूज कर दिया। तो कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष मेरा बर्थडे शुक्रवार को पड़ता है। अब ये देखिए कैलेंडर कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इसको हम यूज कर सकते हैं। Calendar is used to press papers, fabric, cloths, etc। मतलब ये जो कैलेंडर है कागज़, फैब्रिक और कपड़ों को प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, उसका निष्पादन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये CALENDR कैलेंडर मतलब टू प्रेस, इस्त्री करना होता है, और कैलेंडर पंचांग, वही तारीख देखने वाला जो कैलेंडर होता है। तो आज के वीडियो में मैंने यहाँ तक इसको कवर करवाया है। इसके बाद ट्रांसलेशन रह जाता है और एस्से रह जाता है, अनसीन पैसेज रह जाता है। तो मैं ट्रांसलेशन अगर आप लोग कहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इसका ट्रांसलेशन करवाऊं, और एसेज तो मैं अलग से 2 4 6 8 10 जो इम्पॉर्टेंट एसेज है वो मैं करवा दूंगा, अनसीन पैसेज भी करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बाद ट्रांसलेशन मैं करवाऊं तो बताइएगा, वरना मैं अगली बार अगला सेट करवाऊँगा। मतलब इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चों की समझ में यही नहीं ज़्यादा आता है, तो मैं इसको करवाऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे ट्रांसलेशन तो मैं वो भी करवा दूँगा। तो ठीक है बच्चों, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक्स।